दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं विशेषकर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है और इसके जो मुख्य पक्ष या विशेषताएं हैं वो ये हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, यानी ये न्याय योग्य और वाद योग्य नहीं है। फिर भी इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है और इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक तत्व के रूप में कार्य करना है, क्योंकि संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में प्रावधान करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये सही नहीं है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इनकी प्रकृति सकारात्मक है। ये गैर वाद योग्य यानी गैर न्याय योग्य हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। ये नैतिक और राजनैतिक मान्यता इनकी है और लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है तथा सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जो है संविधान में इनका प्रावधान किया गया है और सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है और यही सबसे मौलिक अंतर है नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 के जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। अगला प्रश्न है, निदेशक तत्व क्या हैं? वाद योग्य, अवाद योग्य, कठोर या लचीले? तो सही उत्तर है निदेशक तत्व गैर वाद योग्य या अवाद योग्य हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए
वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, और दूसरा कथन है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। इसमें से आपका कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, इसमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है, न तो एक और न ही दो। आप जान लीजिए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी तलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार और कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका और कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं आपको बताना है। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये सही है। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही है। ऑप्शन देखिए 2 और 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, और इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं, और ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण इन प्रयासों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पहला है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो उत्तर है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। और ये देखिए, ये बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के प्रतीक हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही कल्याणकारी राज्य के विचारों से ओतप्रोत हैं। फिर भी यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व होगा। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ए और सी दोनों में। तो आप देख लीजिए प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है और ये गैरवाद योग्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को 1937 के आयरलैंड के संविधान से मिली। और आयरलैंड के संविधान के अनुसारी इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधारा, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा आदि का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? तो उत्तर है वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है और ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, बल्कि इसमें जो तत्व हैं वो देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में राज्य इन तत्वों को लागू करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन के लिए आधारभूत माना गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। और दूसरी चीज़ ये कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ये अनुच्छेद 39 ग में वर्णित है। तो इस तरह से धन का जो केंद्रीकरण है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया क्या है? तो उत्तर है ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। दोस्तों आप जान लीजिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। अनुच्छेद 39 घ ये प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था और रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, आपको बताना है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये मूल अधिकार में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मूल अधिकारों में है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये भी मूल अधिकारों में शामिल है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ऑप्शन डी आपका जो है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही उत्तर है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करेगा और उसके लिए पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने के लिए जो है योग्य बनाने के लिए उपयुक्त होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो ये है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों के गठन के लिए राज्य को निर्देश देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए निर्देशित करता है। तो सही उत्तर आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है। तो ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता आप जान लीजिए दोस्तों, ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में प्रावधान है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, 5 1 2 3 4। तो 5 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 देखिए, यहाँ पर 5 1 2 3 4, तो कोई भी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन आप सभी अनुच्छेदों को जान लीजिए। ग्राम पंचायतों के संगठन से अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, तो सीधे सीधे 1 2 3 4 आपका सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अनुच्छेद 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है, न कि 48 में। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का युग्म सुमेलन पहचानिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, उसको पहचानना है।
तो देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, 42 में नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है, न कि 43 में। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है, 41 में नहीं। और पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 घ में आपका वर्णित है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए विषय और संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में सही सुमेलित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 सही है। इसके अलावा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने के लिए बात किया गया है। और सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43A में नहीं बल्कि B में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन प्रदान करने योग्य बनाना, तो ये अनुच्छेद 40। देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन नहीं है, क्योंकि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A में नहीं बल्कि 43B में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका, मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप देखिए। और दूसरा है, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो ये सही नहीं है। तो ए सही, आर गलत है। ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। इसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया और ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने के अधिकार में अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। तो कथन ए आपका सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है, आपको बताना है। तो ये है अनुच्छेद 43। दोस्तों अनुच्छेद 43 जो है, अनुच्छेद 43, इसमें आप देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में उपबंध है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध करेगा। और इसी भाग में अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि या उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये है अनुच्छेद 43A यानी 43A। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 का अंतः स्थापित करके ये प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित कराएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा। और भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत या द्वारा प्रावधान किया गया है।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के जो है संवर्धन के लिए प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और आप जान लीजिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हैं, आप जान लीजिए इसमें अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। उसके अलावा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि की और विधियों की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये है राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51 और इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, शोषण से बच्चों के अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाहकार, समान आचार संहिता और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है समान आचार संहिता, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, बल्कि इसका प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन से नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा अनुच्छेद 39(च) में, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39(क) में, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43(क) में, और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा ये अनुच्छेद 48(क) में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 43(क) के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या फिर दलितों के? तो सही उत्तर है 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी 1, 2 और 3। संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति दी गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। और आप देखेंगे तो संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 में, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48(क) में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है शामिल है, जबकि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे अनुच्छेद 21(क) के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है और अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष के नीचे के आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो आप जानते हैं 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अब ये अनुच्छेद 21(क) के तहत मूल अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? आपको बताना है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, तो ये आपका मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में शामिल है।
मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का निषेध, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है केवल 2, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। इसमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन 2 और 3 यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं। आप देख लीजिए कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। इसमें से ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिषेध अनुच्छेद 47, गायों बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास अनुच्छेद 48। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में, यानी ए और बी दोनों। आप देख लीजिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण के और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1)(6) के अंतर्गत ये कहा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो सही उत्तर है, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो सही उत्तर आप देख लीजिए, प्रौढ़ शिक्षा। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और आप जान लीजिए कि जो प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है, ये नीति निर्देशक तत्व इस बारे में शांत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो ये है निःशुल्क विधिक सहायता या मुफ्त कानूनी सलाह। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह के रूप में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा है कि ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो 1 और 2 कथन आपके दोनों सही हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश और वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, जिसको कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं?
तो यहाँ पर देखिए आप कि रुपए 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को देखिए इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो रुपए 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को और सभी वरिष्ठ नागरिकों को, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विधिक सेवा प्राप्त करने वाले प्रदान करने वाले जो प्राधिकरण हैं वो 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग के सदस्यों को और सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। 1 और 2 को यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत में बहुत अच्छा, इसको पहले एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। भारत में विधिक सेवा प्राप्त करने वाले प्राधिकरण किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कराते हैं? तो पहला तो ये है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 ऑप्शन ए को। तो आप देख सकते हैं संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं। पहला तो महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा, जाति हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। और आप जान लीजिए कि कुछ अपवादों के अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक, कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए तक जो है निर्धारित है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम आय सीमा है। और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति और 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार। दोस्तों, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें शामिल है। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान नागरिक संहिता, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है कॉमन सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अन्य जो हैं वो मूल अधिकारों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों या खानों में बाल श्रम का निषेध, बेगार अथवा बालाश्रम का निषेध और अस्पृश्यता निषेध। तो इसमें केवल मद्य निषेध जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों, उद्योगों और खानों में बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में, बेगार अथवा बालाश्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में और अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 में संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। बिल्कुल सही है, नीति निर्देशक तत्वों में है। जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधनों और समान अधिकार, सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं बल्कि मूल अधिकारों में है। और काम के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे, ये भी नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन के.टी. शाह का है। दोस्तों, के.टी. शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में कौन से पूरे होते हैं? तो यहाँ पर केवल 3 यानी नीति निर्देशक तत्व। आप जान लीजिए, 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है? आपको बताना है। समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता, सही है। छोटे परिवार का मानदंड, सही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 आपका सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश रखता है। ये भाग 4 में उल्लिखित नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके अंतर्गत हमने परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके अगले भाग में यानी अगले वीडियो में हम मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।